हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है सना अमजद की और वीडियो का टाइटल है एंगर इन बांग्लादेश ओवर पीएम मोदीज पोस्ट। बांग्लादेश सेज 1971 वाज बांग्लादेश विक्ट्री नॉट इंडिया। तो जी हाँ दोस्तों, 16 दिसंबर जिस दिन बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई गई और इंडिया का उसमें एक अहम रोल रहा है। इंडियन आर्मी का बहुत अहम रोल रहा है। उन्होंने जिस तरीके से मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया और ये पूरा जो ऑपरेशन है इसे कामयाब किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की वजह से ही हो पाया है। क्योंकि मुक्ति वाहिनी जब लड़ रही थी तो उनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, उन्हें पूरा पता नहीं था कि जंग किस तरीके से लड़ी जाएगी। हाँ, वो हथियार उठाकर लड़ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक पूरी जंग किस तरीके से जीती जाएगी, उसे किस तरीके से लड़ा जाएगा, ये पूरी चीजें एक ट्रेन्ड आर्मी ही बता सकती है। इंडियन आर्मी ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया और साथ में मिलकर के इस पूरी वॉर का रुख पलट दिया। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम जो शहीद हुए थे 1971 की जंग में, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसे लेकर बांग्लादेश के जो हुक्मरान हैं, जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश की जो जीत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की जीत है, इसमें इंडियन आर्मी का कोई रोल नहीं है। इंडियन आर्मी को इस जीत का श्रेय नहीं जाता है। इसे लेकर पाकिस्तान की आवाम क्या कुछ कह रही है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 16 दिसंबर 1971 की जीत को लेकर इंडिया में इस दिन को विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से ट्वीट किया और कहा कि 1971 में जिन शोहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और हमें इस जीत से हम कनार करवाया, हम उनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस पोस्ट पर बांग्लादेश के सियासतदान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 1971 की जीत इंडिया की नहीं बल्कि बांग्लादेश की जीत थी। 1971 की जंग में बांग्लादेश के लोगों ने और बांग्लादेश की आर्मी ने अपना खून बहाया था। इसमें इंडिया का कोई खास किरदार नहीं है, लिहाजा इसका क्रेडिट इंडिया और इंडियन आर्मी को ना दिया जाए। ये इंडिया की नहीं बल्कि बांग्लादेश की विक्ट्री है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। वैसे तो ये हमारी हिस्ट्री का एक पेनफुल इंसिडेंट है क्योंकि हमारा एक पार्ट हमसे अलग हुआ, मगर आई थिंक ये कंबाइंड अलायंस इसको कहेंगे। दोनों केसेस में इंडिया की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है और बांग्लादेश की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है। क्योंकि बंगालीज ऑल्दो उनकी स्ट्रगल थी, फ्रीडम फाइट की, मुक्ति बाहिनी उन्होंने तश्कील दी थी, मगर एक प्रोफेशनल इंडियन आर्मी की असिस्टेंस के बगैर और उसकी माइट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो मेरे ख्याल से ये एक कंबाइंड एफर्ट है। इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा असिस्टेंस थी, मगर ऑब्वियसली जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो अपने खून का नजराना पेश करते हैं, एफर्ट करते हैं अपने आप को आज़ादी हासिल करने के लिए और अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। तो आई थिंक कि ये एक कंबाइंड अलायंस है। कोई भी इसको ये नहीं कह सकता कि बगैर इंडियन आर्मी के हो सकता था, और ये तो ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेशीज के बगैर हो सकता है। तो बंगालीज जो थे ऑब्वियसली उनकी स्ट्रगल थी, उन्होंने जो एक अपने लिए एक मोटो बनाया था फ्रीडम फाइट करने का, वो उन्होंने अचीव किया और उसके लिए उन्होंने नो डाउट इंडियन आर्मी की हेल्प की। तो सर 1971 के बाद आज बांग्लादेश को ये क्यों याद आ रहा है कि इसका क्रेडिट इंडिया को नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपनी पाक स्टडीज की बात करें, जिसे हम उर्दू में मुतालिया पाकिस्तान कहते हैं, उसमें भी हमें यही पढ़ाया गया कि 1971 में हमने इंडियन आर्मी के दांत खटे कर दिए। बाद में पता चला कि वो तो जंग हम हारे थे, इंडिया जीता था। आई थिंक इसकी एक मेजर वजह ये भी हो सकती है कि अभी रिसेंटली ओवरथ्रो की गई है बांग्लादेश में गवर्नमेंट, जो कि ज़्यादातर प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। मुजीबुर रहमान की साहबजादी की गवर्नमेंट थी और ऑब्वियसली मुजीबुर रहमान ने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी और इसी तरह से हसीना वाजिद भी उसी तरफ चल रही थी, उन्हीं लाइंस पर चल रही थी। तो आई थिंक जो ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, ओवरथ्रो की गई है, एक अपहीवल हुआ है बांग्लादेश में, उसके बाद जो नई जो गवर्नमेंट आई है या जो नए रूलर्स आए हैं, उन्होंने अपना माइंडसेट ये बनाया है कि हम इस चीज़ से अवे होंगे, इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे कि हमें क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। वो ये सोच रहे हैं शायद कि हमसे क्रेडिट स्टील करके तो सारा दूसरी साइड को दिया जा रहा है। और चूंकि वो गवर्नमेंट चेंज हुई है तो अब वो खुद की साइड पे एक अपना एक स्टांस चेंज कर रहे हैं, अपने आप को भी ड्यू क्रेडिट दिलवाना चाह रहे हैं और यही मेजर वजह है उनके स्टांस को कंप्लीट शिफ्ट करने की। देखिए सर, हम ये बात नहीं भूल सकते कि 1971 के बाद बांग्लादेश में जितनी डेवलपमेंट हुई है उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल रहा है। इवन कि उस जंग में भी फिर आज बांग्लादेश किस तरह कह सकता है कि ये इंडिया की नहीं बल्कि हमारी विक्ट्री है? बांग्लादेश अगेन एज आई सेड के गवर्नमेंट चेंज होती है तो स्टांस चेंज होता है और आई थिंक उनके इंटरनल मैटर्स के हवाले से शायद उन्होंने ये रियलाइज किया है कि हमें इस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए। शायद हिस्ट्री बुक्स में बहुत ज़्यादा
शो किया गया है कि इंडिया की वजह से हुआ है। इंडियन हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, और क्योंकि पाकिस्तान उनका आर्च राइवल है तो और ज़्यादा उसको उन्होंने मंजर पे लाने की कोशिश की है। शायद अब बांग्लादेश में लोगों को ये रियलाइजेशन हुई है कि मे बी उन्होंने जो ब्लड शेड देखा है, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उनको ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, और इस वजह से अब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद इंश्योर करने की कोशिश की है कि हमें भी वो ड्यू क्रेडिट दिया जाए, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, उसको तस्लीम किया जाए। ऑल्दो हम एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं थे, हमने असिस्टेंस ली है, हेल्प ली है, लेकिन हमारा जो क्रेडिट है वो हमें भी मिलना चाहिए। सर आपको ऐसा नहीं है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि उन्हें मतलब इस जंग में हिस्सा लिया जिन्होंने, जो बांग्लादेशी इस जंग में शहीद हुए हैं, उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। आप ये कैसे कह सकते हैं? ये तो सरासर झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है। जो ये तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, ये किन कारणों से हुआ है? ये उन्हीं कारणों से हुआ है जो मुक्ति वाहिनी में लड़ रहे थे, जो उस वक़्त जंग का हिस्सा बने हुए थे, उनके परिवारों को जो कोटा दिया जा रहा था, उनको जो रिज़र्वेशन दी गई थी, उसे ख़त्म करने के लिए ये एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, और ये जो सरकार थी उसे गिराया गया। उस जंग को, उस विक्ट्री को अगर आपको मतलब अपने पक्ष में लेकर के आना है, आप ये चाहते हैं कि उसमें सारा क्रेडिट जो है वो बांग्लादेश को मिले, तो आपको शेख मुजीबुर रहमान को भी मानना होगा। आप उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, उनके जो स्टैचू हैं उनको तोड़ रहे हैं, उनके परिवार को जो है आप उनका असैसिनेशन करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आप कैसे उस विक्ट्री पर अपना हक जता सकते हैं? ठीक है, हम ये मानते हैं कि मुक्ति वाहिनी ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और मुक्ति वाहिनी ही वो फोर्स थी जिसने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत की। इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। इंडिया ने कब मना किया, कब इनकार किया कि मुक्ति वाहिनी जो है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ी है। हाँ, मगर जिस तरीके से एक पूरी जंग लड़ी गई, कैसे उसे जंग को लड़ा जाता है, वो कोई ट्रेन्ड आर्मी ही आपको बता सकती है ना, जो प्रोफेशनल आर्मी है वही बताएगी। उस वक़्त पाकिस्तान के अलावा और कौन-सी आर्मी थी बांग्लादेश के पास? पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेशियों पर ज़ुल्म कर रही थी, उन पर अत्याचार कर रही थी, तो क्या मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान आर्मी के निकले हुए लोग थे क्या? कुछ लोग होंगे, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि उसमें से कुछ लोग जो थे वो गिने-चुने वो आर्मी से भी होंगे। बट क्या वो पूरी जंग लड़ सकते थे? नहीं लड़ सकते थे। उस वक़्त आप हाथ फैलाकर जो है इंडिया से मदद माँग रहे थे। और आज जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जिहादियों की गवर्नमेंट है। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि सामने नज़र आ रहा है किस तरीके की सोच है इन लोगों की, ये सामने है, पूरी दुनिया देख रही है। तो आप जो है सिर्फ़ इंडिया को अलग करने के लिए, इंडिया को जो है नीचा दिखाने के लिए ये सब करेंगे, तो ऐसा चलता नहीं है। और इतिहास गवाह है, हर कोई जानता है कि किस तरीके से बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई गई, और उसमें इंडिया का एक अहम रोल रहा है। बिना इंडिया के या इंडियन आर्मी के बांग्लादेश आज़ाद हो पाएगा, ये सोचना भी जो है मुझे लगता है सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उस वक़्त बांग्लादेशियों का जेनोसाइड किया गया, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किया गया, अगर इंडियन आर्मी नहीं होती, तो मुक्ति वाहिनी को पाकिस्तान आर्मी रौंद देती। और उन्होंने कई मुक्ति वाहिनी के जो सिपाही थे, उन्हें खड़ा करके गोलियाँ मारी हैं। घेर के उनको गोलियाँ मारी गई हैं। तो आप ये कैसे कह देंगे कि सब कुछ जी बांग्लादेश का ही होना चाहिए, इसमें इंडिया का कोई नहीं रोल है। तो आप चाहे माने या ना माने, बट इतिहास गवाह है, हर कोई जानता है कि किस तरीके से इंडिया ने एक अहम भूमिका निभाई है बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाने में। तो आपके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या लगता है कि बांग्लादेश अब जिस तरह से इंडिया को आंखें दिखा रहा है, क्या ये इस हालत में है कि किसी मुल्क की सपोर्ट के बगैर, 1971 में तो इंडिया की सपोर्ट थी ना इन्हें पाकिस्तान के मुखालिफ में, तो चलें ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश जिस तरह इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के साथ लड़ रहा है, उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, आपको लगता है कि बांग्लादेश हालत में है कि इंडिया के साथ कोई भी जंग अफोर्ड कर सके? नहीं, जंग नहीं अफोर्ड कर सकते। एक्चुअली अब जो सिचुएशन आ चुकी है, इंडिया के साथ जंग जो है ना वो अफोर्ड तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। बट अब
फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है कि हमने किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, किस तरह से हमने अपने आप को ऊपर लेकर आना है, किस तरह से हमने दुनिया में अपना एक नाम बनवाना है। तो ये चीज़ें, ये इस तरह के टैक्टिक्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि अपनी इंपॉर्टेंस को, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करवाया जाए और ऑब्वियसली इससे रिजल्टेंट जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए। बट अगर आप सिर्फ ये देखें कि मिलिट्री माइट के हिसाब से, तो मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश अभी कहीं स्टैंड करता है इंडिया के अगेंस्ट प्योरली फ्रॉम अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट। बट ऑब्वियसली उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उसको अचीव करने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए उन्होंने जो भी एक अपना गोल सेट किया उसको अचीव करने के लिए वो इस तरह से आगे अपना सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल में इंटरनेशनल रिलेशन में देयर इज़ नो परमानेंट फू और एलाई। सो ये सिचुएशन डिपेंडेंट होती है चीज़ें। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है या जो डिप्लोमेसी होती है वो डिपेंड करती है कि आपके नेशनल इंटरेस्ट पे, आपके नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे आपकी पॉलिसी बनती है। अभी अगर जिस तरीके से मेरे कोलीग ने बात की थी, अगर हम इस चीज़ को ले लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट थी प्रो इंडियन। अब चूँकि चेंज वो टॉपल हो गई, एक और गवर्नमेंट आ गई है, तो उस गवर्नमेंट के मुताबिक वो समझ रहे हैं कि शायद हम थोड़ी ज़्यादा इंडियन सेंट्रिक थे एंड वी हैव टू मूव टू अदर कंट्रीज फॉर अलायंस, सो दे आर प्लेइंग स्ट्रेटेजिकली आई थिंक। और इसका ये कभी मकसद नहीं हुआ आजकल के दौर में, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी के बेनिफिट में भी हो कि वो जंग करे। वो बांग्लादेश के हक में भी नहीं है, इंडिया के हक में भी नहीं है। और बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल नहीं बनता। वो आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप उसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली अगर सोचें तो इसका कोई इस तरह मुआवजा नहीं बनता। आल दो इस तरह कर लेते हैं, इवन दो कभी कभार खुद कोई अपनी चीज़ें मनवाने के लिए तो कभी कभार यही करना पड़ता है कि हाँ वो स्टिक्स एंड कैरेट्स वाली पॉलिसी, कि कभी आपने इस तरह आंखें दिखानी है, कभी बैकफुट पे जाना है। और ये अगर आप इंटरनेशनल ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो सारी कंट्रीज यही कर रही है। आप इसराइल को देखिए, ईरान को देखिए, अरब कंट्रीज को देखें, अफगानिस्तान, रशियन को देखें, तो ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल रिलेशन में आपके पास कोई परमानेंट आपका कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता। सिचुएशन आपको चेंज करवाती रहती है और ये मेरे ख्याल में हर कोई वही चीज़ अडॉप्ट कर लेती है जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में हो। हम हमेशा जब भी कोई इशू होता है तो उस इशू को हल करने के बजाय हम किसी और का नाम लेके कि ये फलाने बंदे की वजह से ये हुआ। आज भी पाकिस्तान में जो मसाइल चल रहे हैं उस पर हम यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि फलाना मुल्क इसमें मतलब इंडिया इसमें इन्वॉल्व है या बाकी ममालिक। तो जो 16 दिसंबर को हुआ है बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश के लोगों की जो जदोजहद थी, वहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। इंडिया ठीक है, उनकी सिंपैथी उनके साथ होती होगी, मगर ये इंडिया की जीत नहीं थी, ना ही इंडिया ने इसमें इतना बड़ा रोल अदा किया। ये बांग्लादेश के लोग ही थे जो जिनके साथ गलत पॉलिसियाँ हुए। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि हमारी गलत पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश के लोग इतने तंग आ गए थे कि वो मजबूर हो गए आज़ादी लेने पे। और यही पॉलिसियाँ जो हम आज भी देख रहे हैं मुल्की लेवल पे इस पाकिस्तान में, वही पुराने पॉलिसियाँ है जिसकी वजह से हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी देख रहे हैं, फाटा में हम दहशतगर्दी देख रहे हैं। एक सेकंड, तुम्हारे जो बाप दादा तुम्हारे जिन्होंने सरेंडर किया था, 93,000 जिनकी संख्या थी, उन्होंने किसके आगे घुटने टेके थे? किसके साथ सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किए थे? कौन साथ में बैठा था? मुक्ति वाहिनी का कोई कमांडर बैठा था या तुम्हारा बाप वहां पर इंडियन जो है आर्मी का अफसर बैठा था? कौन बैठा था? इंडिया का कोई रोल नहीं है। तुम जितना बांग्लादेशियों को चढ़ा रहे हो ना कि हाँ जी आपका ये है, आपका वो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो समर्थक जिहादी जो कट्टरपंथी लोग हैं, आप उन्हें कर सकते हो। बाकियों को ये बहुत जल्द समझ आने वाला है। जब उन्हें भूख के मारे, जब उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, उनकी तरक्की नहीं होगी, तो उन्हें खुद ब खुद समझ आएगा। मलेशिया को कैसे आया? वो भी बहुत कर रहे थे इंडिया आउट, ये वो कैंपेन चलाए गए, मगर उसके बाद क्या हुआ? घुटनों पर आया ना। आप तालिबान के लिए यही कह रहे थे। अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई तो आपका यही कहना था। आप पाकिस्तानियों ने उन्हें भी बहुत चढ़ाने की कोशिश की कि अब तो इंडिया जी अब खत्म, इंडिया अब कश्मीर इंडिया से कट जाएगा। क्या हुआ? आपको आपके अरमानों पर पानी फेरने में उन्हीं ने जो है पहला कदम उठाया और आज वो आपकी ठुकाई कर रहे हैं और बराबर तबीयत से आपकी ठुकाई कर रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी आप ये खुशी का इज़हार करते हैं ना कि जी अब तो इंडिया को मतलब घुटने टेका देंगे हम, अब इंडिया की खैर नहीं, उल्टा आपकी फजीहत हो जाती है। आपके देश पर, आपके मुल्क पर जो है संकट आ जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा खुशी का इज़हार ना किया करो। अपने औकात में रहा करो, अपनी हैसियत में रहा करो। ये दिखाने की कोशिश मत किया करो। और आप जो बांग्लादेश को चढ़ा रहे हो ना कि जी आप ही का सब कुछ था, इंडिया ने कुछ नहीं किया। आपके अगर चढ़ाने में
बांग्लादेश चढ़ गया तो भाई दिक्कत में आ जाएगा बांग्लादेश। जिस तरीके से अराकान आर्मी ने अब घेरना शुरू किया है बांग्लादेश को, तो भाई तुम कहाँ-कहाँ निपटोगे? इसीलिए किसी के बहकावे में मत आओ। इतना तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। हमने कभी बांग्लादेश को जो है ऐसा नहीं समझा कि आप हमारे अधीन हैं, आप हमारे गुलाम हैं। नहीं, कभी नहीं। और आप बार-बार ये कह देते हैं पाकिस्तानी कि वो शेख हसीना की जो सरकार थी वो प्रो इंडिया थी। अगर प्रो इंडिया थी तो चाइना क्या वो दूध लेने जाती थी? चाइना क्यों जाती थी वो? शेख हसीना चाइना से भी फ़ायदा ले रही थी, इंडिया से भी फ़ायदा ले रही थी, अमेरिका से भी फ़ायदा ले रही थी। इंडिया ने नहीं कहा कि भाई तुम चाइना के पास क्यों जा रहे हो? तुम अमेरिका के पास क्यों जा रहे हो? कहा क्या? नहीं कहा। अगर ऐसा कहा होता उस वक़्त तो रिश्ते उसी वक़्त बिगड़ जाते। तो ये तुम्हारा जो ये प्रोपेगेंडा है ना कि वो प्रो इंडिया सरकार थी जी, इसीलिए उसको उखाड़ फेंका, इसीलिए ये कर दिया, उसी इसीलिए ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जिस मुक्ति वाहिनी के लिए आप छातियाँ ठोक रहे हो, जिस विक्ट्री के लिए आप अपनी छातियाँ पीट रहे हो ना, उसी विक्ट्री के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने वो जंग लड़ी, उन्हीं के हक की बात थी। उन्हें जो रिज़र्वेशन दिया गया, उसकी लड़ाई थी। उसके खिलाफ जो है ये सारा प्रोटेस्ट किया गया और इंडिया को आप ज़बरदस्ती बीच में घुसाते हो। और जहाँ इंडिया को घुसाना चाहिए, जहाँ पे इंडिया घुसा हुआ है, जहाँ पर इंडिया का अहम रोल है, वहाँ आप कह देते हो जी ये यहाँ तो कुछ नहीं है। तो आपके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीकें चल रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि कोई उनके लिए जो पॉलिसी है वो बहुत ही अलग है बाकी मुल्क के मतलब के बाकी मुल्क की तरह। तो उसमें हमें यही कि बांग्लादेश से हमें सीखना चाहिए, अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये इंडिया की भी एक खाम ख्याली एक तरह से कि वो समझते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश को अलग करवाया। सर हम तो 1971 से अब तक जो है इंडिया को कोस रहे थे कि इंडिया ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, इंडियन आर्मी जो पाकिस्तान आर्मी के आगे आके खड़ी हो गई थी। हम तो आज तक जो है वो इंडिया को कोसते रहे, लेकिन आज जो है वो बांग्लादेश ये कह रहा है कि इसमें इंडिया का कोई अमल दखल नहीं था, इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक अलाय था। ये सब जो है वो बांग्लादेशियों का खून है, उनके खून का जिन्होंने बहाया उसका नतीजा है। बांग्लादेश की आर्मी की जद्दोजहद है, उनकी जानों के नजराने हैं। देखिए ये हमारी जो पॉलिसी साज है ये उन लोगों की पॉलिसी है। वो लोग ये कहते हैं कि इंडिया ने कराया, हम तो नहीं कह रहे। उन्होंने हमेशा इस मुल्क में अपने जो पॉलिसियाँ है गलत पॉलिसियाँ उसे एक्सेप्ट करने के बजाय किसी और को कसूरवार ठहराया कि उनकी वजह से हुआ। बांग्लादेश के साथ या की पॉलिसियाँ ठीक नहीं थी, उनके साथ जो रवैया रखा गया था वो ठीक नहीं था, उस वजह से बांग्लादेश अलग हुआ। और उनको मौका मिला, इवन इंडिया ने अगर थोड़ी बहुत हेल्प की भी होगी तो वो स्पेस हमारी गलत पॉलिसी की वजह से वहाँ पे पैदा हुई। लेकिन सिर्फ 1971 की बात नहीं है सर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जितना भी बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट हुई है इंडिया का उसमें बहुत बड़ा किरदार रहा है। इंडिया ने कदम कदम पे बांग्लादेश को सपोर्ट किया। आप देखें कि जब ये 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो बांग्लादेश के अंदर जो एहतजाज हुए उसमें भी जो है यही कहा गया कि जो इंडिया यहाँ पर जो है हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो है वो बांग्लादेश के अंदर नहीं चाहिए। तो हम इस चीज को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि बांग्लादेश को जो है मौशी लिहाज से ऊपर ले जाने में इंडिया का किरदार नहीं था? देखिए अभी इंडिया का किरदार इस वक्त अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान को वो सपोर्ट करे, वो अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता है। हर मुल्क मतलब इंडिया जो इस वक्त इतने आगे गई हमसे वो सिर्फ इसी वजह से भी कि उनकी पॉलिसियाँ बेहतर थी, उनकी माशी जो सूरत हाल इस वक्त बेहतर है, तो वो अपने मायशत को दे के उन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। उन्होंने इस बुनियाद पर नहीं किया कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। अगर ऐसा होता तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही ख़राब होते। और मैं समझता हूँ जितने ताल्लुकात हमारे अफगानिस्तान के साथ ख़राब है या ईरान के साथ इतने बांग्लादेश के साथ नहीं है। और ये क्रेडिट अगर इंडिया लेनी चाहती है और आज जो बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है हसीना वाजिद के बाद वो अगर नहीं दे रहे, उसमें यही बुनियादी चीज़ें हैं कि हसीना वाजिद के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर रखे थे क्योंकि शेख मुजीब रहमान की वजह से। मगर अभी जो नया गवर्नमेंट आया वो अपने आप को मजबूत करने के लिए वो यही बयानिया बनाना चाहता है कि बिल्कुल एंटी इंडिया हो जाए। हसीना वाजिद प्रो इंडिया थी, तो उसमें ये गवर्नमेंटों की पॉलिसियाँ हैं जो अपने ज़ाती मफादात के लिए जो मुल्क का नहीं सोचते, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए कि वो वहाँ पे अपने गवर्नमेंट जो है वहाँ पे रूल्स कर ले, तो उसके लिए वो किस तरह की पॉलिसियाँ बनाते हैं कि लोग उनके मुतहद हो जाए। मगर मुझे लगता है दुनिया इस वक्त बहुत चेंज होगी, जो सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, उसकी वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि पॉलिसियाँ किस किस के गलत है और किस किस के सही है। मेरे ख्याल में मशरक़ी पाकिस्तान को बनने के पीछे जो भी ताकत हो, लेकिन असल महरक़ात असल वजूहात होती कि यहाँ की नाकामी थी पॉलिसियों की,
जो पॉलिटिशियंस थे वो उन लोगों को जब हक नहीं दे रहे थे, वो उन लोगों की जब ऑप्रेस्ड कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में फिर उसका कोई भी क्रेडिट ले सकता है, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट उस वक्त के पाकिस्तान, उस वक्त के जो बाइख्तियार लोग थे उनकी नाकाम पॉलिसी है। क्योंकि मैं एक चीज़ ऐड करूँ 16 दिसंबर के हवाले से, 16 दिसंबर अब फॉल ऑफ ढाका या कोई लोग कहते हैं कि बांग्लादेश, वो कहते हैं हमने आज़ाद किया, वहाँ पे उस नाम से याद है, लेकिन हमारे इलाके में 16 दिसंबर 2014 APS के शुहदा के नाम से याद है। अगर APS के शुहदा को इंसाफ नहीं मिलता, अगर APS के शुहदा की वो जो उस वक्त कमीशन बनाई गई थी, उस कमीशन, वो इंक्वायरी कमीशन की जो रिजल्ट है वो नहीं आती, तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं है कि महमूद रहमान कमीशन या APS कमीशन में कोई फ़र्क नहीं है। और हमारे यहाँ फॉल ऑफ ढाका पुराना किस्सा बन चुका है, या बांग्लादेश की आज़ादी वो पुराना किस्सा बन चुका है। हमारे यहाँ जो तशवीशनाक है वो ये है कि 16 दिसंबर की शुहदा, वो कल भी हमने उस दिन को याद किया था और हमने अपने एक गम के इजहार किया था। आज भी हमने कई जगहों पे उनके हवाले से प्रोग्रामात किए हैं। मैं यही कहूँगा कि रियासत के बाख्तियार लोगों को चाहिए कि वो पुराने गलतियों से सीखें, पश्तून और बलूच को दीवार के साथ लगाना बंद करें। ऐसा ना हो कि फिर ये चीज़ें रिपीट हो जाए। सर अब देखिए ना, हम यही बात तो कर रहे हैं, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, आज़ाद कश्मीर में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अलग हो रहे हैं, बलोचिस्तान में अलग हो रहे हैं। हम जो है कह रहे हैं कि जी हमने भी कश्मीर आज़ाद करवाना है, हमने कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, हालांकि हमारे इंटरनल इशूज इतने ज़्यादा हैं, पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुका है। हमारी तो वाज़ेह इस पे मौक़िफ़ है कि कश्मीर तो कश्मीरियों का है, और मैं बाख्तियार लोगों को ये कहूँगा कि कश्मीर के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, वो आप लोग बाद में आज़ाद करें, लेकिन जो फाट आपके साथ हैं उसका क्या है? खुरम का कितने दिनों से जो है ना लोग मर रहे हैं, खुरम का क्या हो गया? खुरम एजेंसी में 35 किलोमीटर रोड को आप सिक्योर नहीं कर सकते, 4 जो लैंड तनाज़ात है उनको आप हल नहीं कर सकते। आप इतने बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं उस दावे में कोई हकीकत नहीं है। सही। तो सर ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फॉल ऑफ ढाका के हवाले से पोस्ट की है, जिस पर बांग्लादेशी काफी नाराज हो गए ने, इतने सालों के बाद ही क्यों याद आया कि इंडिया की विक्ट्री नहीं थी, ये बांग्लादेश की विक्ट्री थी। जब इतने साल इंडिया की सपोर्ट लेते रहे, वहां से पानी लेते रहे, अनाज लेते रहे, बिजली लेते रहे, तब बांग्लादेश को याद नहीं आया कि इंडिया की नहीं बल्कि बांग्लादेशियों की विक्ट्री थी। बांग्लादेशियों को मेरे ख्याल में अभी मौजूदा जो शेख हसीना की गवर्नमेंट गिराई गई उस पर सोचना चाहिए कि वो उसका क्रेडिट कौन ले रहा है और उसकी बेनिफिशियरी कौन है। बाकी वो छोड़े के जो इस बंदा इसका क्रेडिट ले रहा है कि मसले सारे यहीं से शुरू हुए हैं ना। शेख हसीना वाजिद का जब तख्ता पलटा तो उसके बाद ही तो हुआ सब कुछ। हमने देखा किस तरह हिंदू कम्युनिटी को जो है बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, घरों को आग लगाई जा रही है। उसके बाद ही तो सारा मसला खड़ा हुआ है। अब वो बांग्लादेश जिसको इंडिया ने सारी जिंदगी सपोर्ट किया, अब वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है। आपने जितने मसाइल बयान किए हैं बांग्लादेश में कि उनके घरों को लूटा जा रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, यही मसले सारे खुर में हो रहे हैं, यही मसले सारे KPK में हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम उस पर बात करते हैं तो कभी आप लोग KPK और खुरम एजेंसी और कबाइल पे बात करें कि उनके क्या मसाइल हैं, उनके मसाइल पे भी आप लोग कभी उनके लोगों के साथ बैठ के, उनके साथ इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, पश्तूनों के साथ इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, कभी उन पे भी बात करें। और साथ में जो ऑपरेशन वो हो गए हैं पश्तूनख्वा वतन में, जो लोग वहाँ पे बेघर हो गए, उनके साथ क्या, अभी तक कैंपों में रह रहे हैं, 14 सालों से वो लोग कैंपों में रह रहे हैं। तो बांग्लादेश का कोई बराह रास्त हम पे असर नहीं है और न इंडिया का इतना बराह रास्त असर है। हाँ, ये जरूर असर है हम पे, एक फायदा हमारी रियासत उठा रही है कि जहाँ पे वो नाकाम हो जाते हैं अपने नाकाम पॉलिसी का, चाहे वो सिक्योरिटी में नाकाम हो, चाहे वो की और चीज़ में नाकाम हो, तो उसका मलबा वो जरूर इंडिया पे तो डालते हैं। जब हम अमन की बात करते हैं तो हमारे पीछे भी यही कहा जाता है कि ये इंडिया के एजेंट है, लेकिन वजह ये कि आप लोगों से भी जितने भी मीडिया के दोस्त हैं और बाकी भी जो यूट्यूबर्स हैं, महरंग बलोच को इंडियन एजेंट बना दिया। सारी बातें आप एक तरफ करें, जो बलोचिस्तानियों की तहरीक को लेकर चल रही थी, जब उन्होंने अपने हकूक का मुतालबा किया तो उनको इंडियन एजेंट बना दिया गया। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने बचा खान को इंडियन एजेंट बना दिया, उन्होंने वली खान को इंडियन एजेंट बना दिया, उन्हें शहीद अब्दुल समद खान को इंडियन एजेंट बना दिया, मंसूर पश्तीन को इंडियन एजेंट बना दिया, मोहसिन दावड़ को बना दिया, महरंग बलोच को बना दिया। लेकिन अगर किसी पे साबित हुई गद्दारी, सबको गद्दार का लक़ब दिया उन्होंने कि ये गद्दार हैं, अगर किसी पे साबित हुई गद्दारी वो परवेज़ मुशर्रफ था। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि आप लोग यही जो मसाइल है, जो महरंग के साथ है, जो मंसूर पश्तीन के साथ है। अभी देखें हमारे अली वजीर जेल में है, 3 MPO में 6 महीनों से वो जेल में है। तो क्या पश्तून इस रियासत से ये तवक्को रखेगी कि हमारी जो एक आम माकूला है कि रियासत माँ होती है, क्या ये लोग एडमिट कर लेंगे कि ये जो रियासत है हमारी माँ है? इतने लोगों का नुमाइंदा है और शुहदा की घर से उसका ताल्लुक है और वो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? अगर इसी तरह पाकिस्तान के हालात रहे तो पाकिस्तान तो मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ जाएगा, बल्कि बढ़ चुका है। मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों पे आप प्रोग्राम करेंगे, अगर आप जिंदा रहें या हम जिंदा रहें। अगर इन्होंने संजीदगी से नहीं सोचा, जो महकूम कौमें हैं, जो दीवारों के साथ लगा रहे हैं, उनको अगर हकूक न दी और उनकी जो मिसरीज है उनको नहीं सोचा, तो शायद अगर जिंदगी रही आप लोग और हम न रहें और रहेंगे प्रोग्राम के लिए कई दिन होंगे, फिर सिर्फ 16 दिसंबर नहीं होगी। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 16 दिसंबर 1971 के हवाले से, फॉल ऑफ ढाका के हवाले से अपनी आर्मी को अप्रिशिएट किया है और कहा है ये इंडिया की विक्ट्री है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के सियासतदानों का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है कि ये इंडिया की विक्ट्री नहीं है, ये बांग्लादेश की विक्ट्री है, इंडिया सिर्फ एक अलाय था। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? क्योंकि हम तो 1971 से यही सुन रहे हैं कि जो कुछ
कुछ किया है वो इंडिया ने किया है। मशरिकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में सारा हाथ ही इंडिया का था। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जिस तरह ये गलत बयानी आपको, जिस तरह हमारे सीनियर चेयरमैन ने अभी बताया कि जिस तरह आप कह रही हैं कि 1971 में जो वाक़या हुआ है, मतलब जो जानें दी गई हैं वो अब बांग्लादेश की साइड से उनका खून बहा है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के लोगों ने खुद ही कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से अब देखिए इंडिया जो कह रही है कि इसमें हमारा हाथ भी था, बांग्लादेश साफ इससे वो हो रहा है मुनकिर है कि नहीं, ये जो कुर्बानियाँ थी ये हमने खुद दी हैं, जो कि ज़ाहिर है उन्होंने खुद दी हैं। उन पे जो गुजरा है, उन पे जो उन्होंने जो स्टेज देखे हैं, जो हालात देखे हैं उस टाइम के, तो वो उन्होंने देखे। हो सकता है मे बी कुछ उसका जो इन्वॉल्व होंगे, इंडिया की आर्मी हो गई, इंडिया के सियासतदान हो गए, इंडिया की पब्लिक हो गई, बट इसको आप इस तरह नहीं डिफाइन कर सकते कि ये इंडिया ने किया, क्योंकि यहाँ पे जो कुर्बानियाँ दी हैं वो जाहिर सी बात है बांग्लादेश के लोगों ने खुद तो यही पढ़ाया गया ना, हमारे बच्चों को तो यही सिखाया गया। देखिए ना, पाकिस्तान में तो बहुत सी ऐसे रेयर केसेस हैं कि हमें बताया कुछ और जाता है और होता ही कुछ और है। हम हमेशा ब्लेम जो है वो किसी और कंट्री पे या किसी और ऐसे तंजीम पे या किसी और एक ऐसे अवाम पे डाल देते हैं जो लोगों को पहले से उनकी ज़हन तराशी की गई होती है कि ये लोग ऐसे हैं, तो हम उन पे ये चीज़ डाल देते हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फिर लोग यही समझते हैं कि यही है। तो सर 1971 से लेकर अब तक इतने साल बांग्लादेश को होश नहीं आया। अब जब इतने सालों के बाद इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए हैं, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब पोस्ट किया तो उनको याद आ गया कि भाई ये इंडिया की विक्ट्री नहीं थी, ये हमारी विक्ट्री थी, पहले ये लोग सो रहे थे। देखिए, जिस तरह कंट्रीज होती हैं वो पहले किस स्टेज में होती हैं, फिर वो जब एक स्टेबल स्टेज पे आ जाती हैं या वो खुद मुख्तार एक किस्म के हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बहुत केसेस आ सकती हैं कि जिसकी वजह से उनको कोई इशू आ रहा हो या इंडिया की साइड से प्रेशर हो या जो उनका प्राइम मिनिस्टर हो वो उनके साथ राब्ते में हो या कोई भी ऐसे इशू हो सकता है ना, तो मैं भी अब ये हो सकता है कि मतलब वो स्टेबल हो गए होंगे या उनको ये अपने राइट्स उनको पता चल गई होंगी, तो शायद इस वजह से उन्होंने अपनी बात मौका ढूंढ रहे हैं कि इंडिया कोई बात करे और हम उसका जवाब दें, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश जो है वो बड़ी अकड़ दिखा रहा है, इंडिया को आंखें दिखा रहा है। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया को कह रहा है कि भाई आप अपना इन्वेस्टर यहाँ से निकालें, अपने प्रोजेक्ट जो है वो बंद कर दें। इंडिया को धमका रहा है आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, तो जाहिर है इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा, इंडिया भी उसका रद्द-ए-अमल दे रहा है। इंडिया ने खाने पीने की अशिया उनकी बंद कर दी हैं, तो आप देखें कि फूड क्राइसिस बांग्लादेश में किस हद तक बढ़ चुके हैं। नहीं, देखिए ये चीज़ ये बात सही नहीं है, ये खबर सही नहीं है। फूड आइटम्स जो हैं वो बंद नहीं की गई हैं। हाँ, स्पेयर पार्ट्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स वो बंद किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें बंद की गई हैं। बट खाने-पीने की चीज़ें जो हैं वो अभी जा रही हैं। जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कि आलू को लेकर के बांग्लादेश में बहुत ही जो है हालात बिगड़ चुके थे। 90% मतलब अगर रुपए के हिसाब से देखना हो तो मतलब 90 रुपए आप ऐसे समझ लीजिए। अभी वो कितना आगे है, कितना पीछे है या 1 रुपए में कितने टके हैं, वो मैं उसमें इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। बट ऐसे सीधे तौर पे आपको बता दूँ, जैसे इंडिया में रुपया चल रहा है, वहाँ पर टका चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 90 रुपए और वैसे ही 90 टके का जो है 1 किलो आलू वहाँ पर मिल रहे हैं। तो अभी इंडिया ने वहाँ पर जो है आलू भेजे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। हाँ, उनका जो है दिमाग घूम चुका है, खराब हो चुका है। बट ऐसा नहीं है कि इतनी देर से पाला-पोसा अपने साथ रखा और एकदम से उन्हें छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जिस तरीके से ये सब हरकतें हो रही हैं बांग्लादेश की तरफ से, उनको उनकी हैसियत, उनकी औकात दिखाई जाएगी और बखूबी दिखाई जाएगी। इसके ऊपर काम भी हो रहा है, इस पर चर्चाएँ हो रही हैं, इस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और ये कोई और नहीं करेगा। बांग्लादेश की आवाम ही खड़ी हो जाएगी इन हुक्मरानों के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए अगर जैसे आपको बता दूँ कि जो कपड़े का कारोबार है, उसके लिए कॉटन इंडिया से जाता है। अगर हम उस पर रोक लगा देते हैं, तो बांग्लादेश तो ऐसे ही घुटनों पर आ जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ़ एक चीज़ को बंद कर दिया जाए, तो उनकी 80 से 90% जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो है ही गारमेंट्स की, कपड़ों की, तो उस पर कितना असर पड़ेगा। अभी ऑटोमोबाइल मतलब जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ऑटो स्पेयर पार्ट्स वो बंद कर दिए हैं, गाड़ियों की कीमतें डबल हो जाएँगी। और अगर ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया से ही हर चीज़ लेनी है, आप कहीं से भी लीजिए, आपको कोई मनाही नहीं है। आप चाइना से लीजिए, बट जिस रेट में आपको इंडिया से मिल रही थी, क्या उसी रेट में आप चाइना से ले लोगे? तो ये चीज़ देखने वाली है। तो अगर आपके हुक्मरानों को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
आपको आके हुक्मरानों को आप लोग ही, जो आम जनता है बांग्लादेश की, वही उनको उखाड़ करके फेंकेगी। क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम चला था, जो पूरा तख्ता पलट हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन को लेकर के हुआ था। इसके अलावा और कोई मांग नहीं थी अवाम की। बट कुछ जो जिहादी जो बाहर छोड़े गए, जिन्हें बैन किया गया था, जिन्हें जेलों में बंद किया गया था, जब वो बाहर निकल करके आए तो उन्होंने अपनी अलग से जो उनकी रुके हुए काम थे, उन्हें उन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया। और अंदर-अंदर से जो काम चल रहे होंगे, जो अंदर से इंडिया के खिलाफ साजिशें चल रही होंगी, उन्हें एकदम से हवा मिल गई। वो कोयले पूरे तरीके से बुझे नहीं थे, उन्हें जैसे ही हवा लगी तो वो कोयले जो है वो फिर से अंगार बनने लगे हैं। तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिया को कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको किसी से भी लेना है, आपको ट्रेड करना है, चाइना से करना है, चाइना से करो। क्या शेख हसीना नहीं कर रही थी, वो भी कर रही थी। उससे पहले जब दूसरी सरकार थी, वो भी एंटी इंडिया थी। खालिदा जिया जी की सरकार थी, वो भी एंटी इंडिया थी। तो क्या तब नहीं इंडिया के साथ रिश्ते रहे या नहीं रहे? तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। बट हाँ, जिस तरीके से अभी की सरकार को जो है वो चोड़ में आ रहे हैं या उनको चुल है, वो बहुत जल्द उन्हें ठंडा किया जाएगा इंडिया की तरफ से। अभी आप देख लीजिए जिस तरीके से एक तरफ से अराकान आर्मी ने इन्हें घेरना शुरू कर दिया है। पूरे तरीके से बौखलाए हुए हैं बांग्लादेशी हुक्मरान। तो ऐसा नहीं है ना कि आप किसी के खिलाफ साजिशें करेंगे और खुद बचे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। उन्हें भी जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, जब कोई एक ऐसा पोजीशन कोई ऐसा फैसला लेता है तो वो पहले से उनको ये मालूम होता है कि अगर हम ऐसे स्टेप लें और इंडिया जैसे बड़े नेशनल के खिलाफ, तो हो सकता है उनके पास पहले से कोई प्लान्स मौजूद हो कि हम एक ऐसा बोल्ड स्टेप ले रहे हैं कि हम इंडिया के साथ, हम इंडिया को फेस टू फेस कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये नहीं है, आप इसमें नहीं है इन्वॉल्व। अब तो मे बी इसके बिहाइंड कुछ होगा, लाजमी बात है, इनके पास बैकबोन होगा या कुछ सोच के यहाँ कहा होगा। पहले जैसे आपने एक बात की है कि ये मौके की तलाश में थे, मे बी वो अब खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग की होगी एजुकेशनली या इकोनॉमिकली, हो सकता है कि उनको जरूरत ही ना हो। सर, अब ये देखें ना कि हम 1971 से अब तक इंडिया को ब्लेम करते रहे कि इंडिया ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, और अब बांग्लादेश के जो सब हालात हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश को उकसा रहा है। हालांकि आप देख लें कि पाकिस्तान के अपने हालात क्या हैं, हमारे मुल्क में सियासी और मौशी बहरान आया पड़ा है। देखिए, पहले तो मैं अंदर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप बांग्लादेश तो बहुत साइड पे हो गए, वो तो बहुत पहले की बात है। अब आप देखें ना, आप बलूचिस्तान की साइड चले जाएं, आप फाटा की साइड चले जाएं, उस वहाँ भी क्या शुरू है। आपको देखें, बलूचिस्तान आपसे अलग होना चाह रहा है, आपसे फाटा तांग हुई पड़ी है, या इसकी वजूहत आप पहले ढूंढ लें कि हम में क्या कमजोरी है, क्या कमजोरी है। बाद में बांग्लादेश की साइड चले जाएं, फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि यार मेरे अपने जो सूबे हैं वो मुझसे खुश नहीं है, तो एक इतना बड़ा जो वो होगा बांग्लादेश मुझसे खुश क्यों होगा। अब बांग्लादेश देखो इतना खुद मुख्तार हो चुका है, इतनी वो डेवलप हो चुका है कि इंडिया को आंखें दिखा रहा है, कि वो इंडिया को फेस टू फेस आंखें दिखा रहे हैं कि आपको हमारी आपकी जरूरत नहीं है। ना आपकी आर्मी चाहिए हमें, ना आपकी फैसिलिटी चाहिए, ना आपका कुछ चाहिए, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान हमेशा यही करता आया है कि हमेशा करता कुछ और है और ब्लेम किसी और पे डाल देता है, और इसी तरह फिर जो मुल्क के हालात हैं वो तो हमारे वैसे भी ख़राब चल रहे होते हैं, और बाहर मुल्क के साथ ताल्लुकात भी हमारे इसी तरह ख़राब होते जाते हैं। तो ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि बांग्लादेश खुद मुख्तियार हो गया है, अब इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया को आंखें दिखा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसी नहीं होती। अभी जिस तरीके से आलू इंडिया से भेजे गए हैं, तो मना कर देते, नहीं लेते। अगर इतना ही खुद मुख्तियार हो गए हैं, इंडिया के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, इंडिया से कुछ लेना नहीं चाहते, तो फिर जो इंडिया से आलू भेजा गया वहां पर, वो क्यों आपने एक्सेप्ट किया? उसे वापस कर देते, उसे आने ही नहीं देते ना। तो यहाँ से दोगलापंथी का पता चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, ये कुछ चाइना ने जो है पंप किया होगा, और पाकिस्तान तो है ही है। पाकिस्तान मौका ढूंढ रहा है कि इंडिया के खिलाफ कुछ तो करें, खुद नहीं कुछ हो रहा है तो बांग्लादेश से करवा दें, बांग्लादेश को जो है आगे करके कुछ किया जाए इंडिया के साथ। बट होगा कुछ नहीं, ये सिर्फ जो है ख्वाब ही रह जाएंगे पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान के, बट होगा कुछ नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।